नमस्कार, चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बीजेपी के लिए हरियाणा में एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। सत्ता विरोधी लहर तो उसको सामना करना ही पड़ रहा है, मगर उसके सामने ये मुश्किल भी खड़ी हो गई है कि उसके उम्मीदवार चुनाव प्रचार तक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और तो और, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इसी से परेशान हैं। वे करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मगर अपना चुनाव प्रचार ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि नाराज किसान उन्हें जगह-जगह घेर रहे हैं, उनका काफिला रोक रहे हैं और काले झंडे दिखा रहे हैं। वे जहाँ जाते हैं, किसानों के जत्थे वहीं पहुँच जाते हैं और उन्हें उल्टे पाँव लौटना पड़ता है और इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन खट्टर अकेले नेता नहीं हैं, बीजेपी के और नेताओं को भी किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। गाँव में या तो उनका बहिष्कार किया जा रहा है या फिर उन्हें प्रचार ही नहीं करने दिया जा रहा है। किसान उन्हें रोक-रोक कर सवाल पूछ रहे हैं कि किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने उन पर अत्याचार क्यों किए? वे पूछ रहे हैं कि क्या उनकी सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी देगी? क्या उनका कर्जा माफ करेगी? या हाल में जो ओलावृष्टि हुई है और उससे जो नुकसान हुआ है, उस पर राज्य सरकार ने अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया? बीजेपी नेताओं के पास इन सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए वे भागते फिर रहे हैं। कमोबेश यही हाल जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का भी है। वरिष्ठ पत्रकार जगदीप संधू हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि इसका चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है। जगदीप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी मेरा पहला नमस्कार। सवाल ये है कि ये कितने बड़े पैमाने पर ये हो रहा है? किसान या दूसरे तबके बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, उन्हें घेर रहे हैं, उन्हें प्रचार करने से रोक रहे हैं या उनसे सवाल पूछ रहे हैं। मसलन हम शुरुआत कर सकते हैं मनोहर लाल खट्टर से, जिन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर करनाल से उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने। और जो वीडियो हम देख रहे हैं, जो तमाम सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं, किस तरह से उन्हें रोका गया, उनका लंबा-चौड़ा काफ़िला, उनका आधे काफ़िले को वापस भी लौटना पड़ा। देखिए, करनाल की पृष्ठभूमि को अगर समझें और मनोहर लाल खट्टर का ये जो विरोध है, इसको अगर याद किया जाए, तो आपको याद आएगा कि एक टोल प्लाजा पे एक एसडीएम का भाषण, बात बड़ी वायरल हुई थी कि किसान अगर आगे बढ़े तो उनका सिर फोड़ देना। ये जी, और उस टाइम जो उस वक्त लाठीचार्ज हुआ था किसानों पे, उसमें किसानों के बहुत लोग घायल भी हुए थे और उसमें बाद में एक इंक्वायरी भी एस्टेब्लिश की गई थी, जिसके लिए बाद में माफी भी मांगी गई थी। तो जहां तक करनाल की बात आती है, करनाल एक वो क्षेत्र है जो किसानों का, और सिख किसान, जाट किसान या उसमें कुछ मराठा भी हैं, रोड भी हैं, वो सारी जातियों के किसान हैं और वहां उनमें अ, उस प्रकार का विरोध है, वो उस बात को भूले नहीं। अगर आगे देखें तो किसान आंदोलन, जब पहला किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते इन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तशद्दुद का इस्तेमाल किया, बल का प्रयोग किया था। जब दिल्ली चलो का नारा लगा था, और ये अक्टूबर अक्टूबर 2020 की बात है ना? तो उसमें भी जो बल प्रयोग किया गया, तो किसान उसको भी नहीं भूले। और इस क्षेत्र में अब अगर उनको ये लगता है कि किसान पुरानी पृष्ठभूमि को भूल जाएंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी गफलत है। तो आप ये देखिए। कहना चाहते हैं कि जगदीप जी कि किसान अब हिसाब चुकता कर रहे हैं, अब उनका मौका जी। है। पहले खट्टर जी। साहब ने उन पर जुल्म ढाए, हम सब जानते हैं, वो तो रिकॉर्ड है कि उन्होंने किस तरह से किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए, कुचलने के लिए हर तरह की तरकीब, तिकड़म और ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या ये अभी किसान इतने संगठित और इस पैमाने पर कर रहे हैं कि खट्टर की जीत को मुश्किल बना दें? संभवतः हो सकता है। देखिए, ऐसा नहीं, जो इनके विरोध में कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो दिव्यांशु बुद्धि राजा 31 साल के युवा हैं, और कांग्रेस ने बड़े सोच समझ के एक रणनीति के तहत इन्हीं के समाज से, पंजाबी समाज से, उस जैसे नेता को खड़ा किया जो छात्र राजनीति से निकले हैं और एक सशक्त और अच्छे वक्ता भी हैं, और उन्होंने काफी छात्रों के लिए काम भी किए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक इस सारी जो ये जितना भी
आज हम रोष देख रहे हैं, विरोध देख रहे हैं किसानों का, तो ये केवल किसानों का नहीं, ये ग्रामीण समाज का विरोध है, अगर हम कहें तो इसको। और इसमें जो ग्रामीण समाज है, इसमें कई तरह के सामाजिक वर्ग शामिल हैं, जिनमें मूलतः किसान, और उसके बाद सबसे बड़ा जो यहाँ एक मुद्दा है वो है पंचायत का, जो सरपंच हैं। क्योंकि ये जो सरकार है, इस सरकार ने अभी एक बिल लाए थे और उस बिल से इन्होंने पंचायतों के अधिकार को बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि ई टेंडरिंग कर दिया था और पंचायत को सिर्फ 20 लाख तक के काम करवाने के अधिकार दे दिए। अब उसमें सरपंच जब इस चीज का विरोध करने लगे और सभी सरपंच जब हरियाणा के इकट्ठे होके पंचकुला गए, तो वहां उन पे लाठीचार्ज हुआ और काफी बल प्रयोग किया गया। उस चीज को सरपंच नहीं भूले। पंचायत के स्तर पे अब गांव गांव में सरपंच और पंचों का ये निर्णय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से विरोध किया जाएगा, इनको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो ये जो ये क्या विरोध और रोष सरपंचों है, ने एक साथ कोई फैसला लिया है? ये जी कोई अभी, मतलब जी बिल्कुल, बाकायदा मीटिंग करके प्रस्ताव पारित करके कि इनको घुसने ना हाँ, दिया जाए? सरपंच एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित किया है। और ये अभी एक हफ्ता पहले उनकी मीटिंग भी हुई करनाल में, और करनाल के एक जो अलग चैप्टर है जिला का, उनका 3 दिन पहले ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो लाठीचार्ज इन्होंने किया था और जिस प्रकार से सरपंचों के साथ ई टेंडरिंग व्यवस्था है, जो उसको खत्म कराने के लिए सरपंचों का जो संघर्ष है, उसको देखते हुए, और जिसपे सरकार ने और मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल ने कोई सुनवाई नहीं की, उसको देखते हुए उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि पूरे हरियाणा में सारे सरपंच एसोसिएशन, पंच और सरपंच इनका मुखर विरोध करेंगे, इनको गांव में नहीं बढ़ने देंगे। उसके अलावा अगर देखें तो ये सारी जो पृष्ठभूमि है ना, इस जितना भी बड़ा ये जो अब हमें रोष दिखाई देता है, ये इसकी पृष्ठभूमि बहुत पीछे तक जाती है। अगर हम उसको देखने लगे तो इसमें ये देखिए कि जो फार्मर का अनरेस्ट है हरियाणा में, ये करीब करीब पहले से भी चलता आ रहा है, लेकिन 2002 के बाद कुछ ज्यादा चला, क्योंकि 2002 में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, और ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में 2002 में एक बड़ा सूखा का ऐसा रहा, और उस टाइम अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री होते थे। तो चौटाला और अजीत सिंह की टसल की वजह से उस वक्त के किसानों को जो मुआवजे मिलने थे, उस सूखे अकाल के वजह में उसमें नहीं मिले। उस वही पीढ़ी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चीजें चलती आ रही हैं। उसके बाद जब 2002 में उन्होंने इसके बाद जो एक पॉलिसी लाई थी, वो था उनका लैंड एक्विजिशन का। और 2007 आते आते तक जब लैंड एक्विजिशन की जाने लगी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसमें किसानों को जो पैसा दिया जाता था वो बहुत कम था, 8 लाख प्रति एकड़ दिया जाता था। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी रहा उस तो वक्त आप में एक आपका कहने का एजुकेशन। मतलब है कि ये गुस्सा बहुत पहले से भरा पड़ा हुआ है किसानों के अंदर, लेकिन जी ये किसान जी आंदोलन के दौरान ये बढ़ा और खट्टर सरकार ने जिस ढंग से किसान आंदोलन को ट्रीट किया, उससे वो जी, गुस्सा भड़का हुआ है। वो सारा गुस्सा मैं यहाँ मिलकर अब दिख रहा यहाँ है। याद दिला देता हूं कि 2012 में जनरल वीके सिंह जो हैं अभी, इन्होंने बहुत बड़े इश्यूज रेज किए थे किसान, हरियाणा के किसानों के पक्ष में, क्योंकि इन मूल रूप से ये भिवानी से आते हैं। तो उस वक्त में लैंड एक्विजिशन और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगना था, उसके लिए भी इन्होंने किसानों का पक्ष रखा था। उसके अलावा जो ओम प्रकाश धनखड़ हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, और इन्होंने भारत में रेल रोको का इन्होंने आह्वान किया था। और उस वक्त में भारत के अंदर जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उनमें उस वक्त रेल रोकी गई थी, और ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए इन्होंने बहुत आंदोलन किए। किसानों ने इन पे विश्वास किया, लेकिन इतने टाइम के बाद जब किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान नहीं मिले, तो ये अब तो गतवा उनका आक्रोश इस तरह से सामने आ रहा है। जी, अब मुझे संधू साहब ये बताएं कि ये एक घटना है जो हमने वायरल वीडियो में देखी, खट्टर साहब के काफिले के साथ जो हुई। इस तरह की और भी घटना आप बता सकते हैं कहाँ-कहाँ किस तरह की घटनाएं हुई हैं देखिए जहां? करनाल, जी। जी करनाल में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये घटनाएं 5 जगह हुई हैं, उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन। और वहां
करनाल जिला के जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम पूरे जिले में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनको इसी तरह से विरोध करेंगे और जब तक चुनाव रहेगा हमारी तरफ से पूरा विरोध रहेगा। हमारे साथ में पंचायतें भी हैं, हमारे साथ में समाज के अन्य वर्ग भी हैं, जिसमें मनरेगा के कामगार भी हैं, क्योंकि मनरेगा के जो दिन घटे हैं, जो उनके वेजेस नहीं पूरे हुए और जिस तरह से वहां से रोस्टर में जो घपलेबाजी की शिकायत है, तो वो वर्ग भी इनसे बहुत नाराज है। तो ये कुल मिला के ये चलता रहेगा जब तक चुनाव चलेगा और मुझे लगता है कि इनकी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करनाल के अलावा ये जो चीजें हैं अन्य जिलों में भी निरंतर चल रही हैं, समानांतर रूप से चल रही हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में हर एक जिले में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, निरंतर मिल रही हैं। हर जिले में आप कह रहे हैं कि हर जिले में बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ इस तरह का रोष है और इस तरह की घेरेबंदी, नाकेबंदी, विरोध प्रदर्शन ये सब हो रहा है। जी, लेकिन मीडिया में इसकी खबरें बहुत लिमिटेड आ रही हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कुछ है ही नहीं। जी मुकेश जी, ये जिस दिन से बीजेपी के कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए और जब वो अपने क्षेत्रों में जाने लगे, धीरे धीरे अब सरसा में सबसे पहले ये विरोध हुआ अशोक तंवर जी का, उसके बाद हिसार में रणजीत चौटाला का, उसके बाद भिवानी में धर्मवीर का, उसके बाद सोनीपत के हमने देखा कि वहां काफी विरोध हुआ। सोनीपत के खरखौदा जो तहसील है और सोनीपत के जो राई तहसील है उस साइड में, उसके अलावा जींद के इलाके में, उसके अलावा करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला आप देख ही रहे हैं, क्योंकि करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला जो है ये एक एपिक सेंटर है किसान आंदोलन का। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर थोड़ा बहुत कोई एरिया बचता है तो अहीरवाल था, नारनौल या रेवाड़ी या गुड़गांवा को तो एक तरह से अलग कर लीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन के वक्त में उनकी कोई ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रही, इसी तरह फरीदाबाद की भी नहीं रही। लेकिन जो आउटर वो हाईवे निकला है, दिल्ली बॉम्बे हाईवे, वहां जो किसानों को जमीनें एक्वायर हुई, उनके मुआवजे मिलने थे, उधर भी वहां किसानों के बड़े आंदोलन रहे, विगत में रहे और अभी भी वहां हैं और इसी प्रकार की आगे और आ जाएंगी वीडियोस। तो ये बताएं कि ये किस तरह से हो रहा है, किसान किस तरह से संगठित होकर फैसला करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, उनको खबर कैसे मिलती है और ये सारी वो संचालित कैसे कर रहे हैं, ये घेरेबंदी, नाकेबंदी, विरोध प्रदर्शन वगैरह वगैरह। देखिए, ये लोगों में जो रोष है वो हर गांव में, पंचायत में, तहसीलों में है ना, और उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी से उनको उम्मीदें थी कि ये हमारी समस्याओं के समाधान करेंगे, लेकिन समस्याओं के समाधान के अलावा की बजाय जो ज्यादातर जब भी प्रदर्शन किसानों ने किए उन पे जिस तरह से लाठीचार्ज हुए, जिस तरह से उन पे बल प्रयोग हुआ, जिस तरह से उनकी चोटें लगी और जब जब उन्होंने अपने हक की मांग की तो उसको दमन किया गया। तो वो गांव-गांव में किसान जो हैं वो जानते हैं इस चीज को और समझते हैं, और जैसे ही कोई प्रत्याशी उनके गांव में आते हैं अपनी बात कहने के लिए तो वहां विरोध किया जाता है। और अभी जैसे परसों की बात है, एक नजदीक गांव है हिसार के, वहां रंजीत चौटाला गए और जब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव में जो खाले होते हैं पानी सिंचाई के वो पक्के करवा दिए, किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं हमारे गांव में नहीं हुए, तो वहां रंजीत चौटाला जी ने कहा कि तुम एक आदमी बीच में यहाँ खराब करने के लिए आए हैं। वो वहां अपना टेम्पर खो गए और वहां थोड़ा सा आपस में लोगों में नाराजगी भी हुई। बजाय इसके कि वो अपनी नीतियों के बारे में बताते या मांगते उनसे कि भी कहाँ नहीं हुए, तहसील का पटवारी जो होता गांव का उससे बुला के पूछ लेते, तो इस प्रकार से चीजें रिजॉल्व हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो एक वातावरण बनाया जा रहा है और जिस तरह से ये व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले काफी समय से किसानों के प्रति, सामाजिक वर्गों के प्रति किया है, ये उसका आक्रोश है जो अब इस अवसर पे अपने मौके के ऊपर सामने आ रहा है, धरातल पे आ रहा है। लोग हर जगह कर रहे हैं। किसान जितने भी हैं, जो आपने पूछा, किसान संगठन है, उनके अपने कम्युनिकेशन सिस्टम है। पंचायतों में जितने भी हैं सरपंच हैं, इनकी अपनी एसोसिएशंस हैं, इनके अपने कम्युनिकेशन है।
उसके अलावा आपको ये याद रहेगा कि खाप पंचायतें जो थी, जब महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ, उसमें जिस प्रकार से सरकार के द्वारा एक रवैया अपनाया गया, उसका भी बहुत एक आघात महसूस किया गया सारे हरियाणा के गाँव में। और जो महिला अस्मिता है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। उसमें खाप पंचायतों के जो निर्णय रहे और खाप पंचायतों की जो आपस की चर्चाएँ रही और जिस तरह से उन्होंने विरोध करने की ठानी है, वो भी एक अहम कारक है इस सारे विरोध में, इस सारे आक्रोश में। क्या अग्निवीर भी इस आक्रोश में शामिल है? किसान क्या अग्निवीर का मुद्दा भी उठा रहे हैं या ज्यादातर किसानी की समस्या ही उनकी मांगों का वो है, देखिए, प्रदर्शन का वो है? बेरोजगारी के मामले में हरियाणा के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में शहर जो हैं वो कुछ शहर हैं, लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन ग्रामीण है ना, ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण है। और जो बच्चे हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के ही हैं, जो इन सुरक्षा बलों में भारतीय सेनाओं में जाते हैं। उन्हीं के लिए वो तैयारियां करते हैं, अलग अलग जगह एकेडमीज में जाते हैं। अब आपको एक उदाहरण बताता हूँ, राजस्थान में एक सिटी है कुचामन सिटी, वहां करीब 500 के करीब, सॉरी 200 के करीब ऐसी एकेडमीज थी जो बच्चों को तैयार करती थी, इस तरह की ट्रेनिंग देती थी। जब से ये अग्निवीर आया है, उस कुचामन सिटी का अर्थव्यवस्था ही खत्म हो गई। सिटी में बिल्कुल कुछ नहीं बचा है, वहां ज्यादातर ऐसी एकेडमीज बंद हो गई हैं। तो इसी प्रकार की एकेडमीज हरियाणा में भी कई जिलों में, कई शहरों में रहती थी, वो भी बंद हो गई हैं। बच्चे उस तरह से परेशान हैं, उनको आगे रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके अपने भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो वो भी अब, पहले तो वो सोचते थे, लेकिन अब देखिए, कोई भी बच्चा जिसने 20 साल की उम्र में एक पार्टी के लिए कोई प्रचार किया हो या प्रभाव रहा हो, 30 साल आते आते तक उसकी धारणाएं, उसकी समझ बदल चुकी होती है। तो ये प्रभाव वो सामाजिक तौर पे भी देखे जाएं और उनको आर्थिक पहलू से भी देखा जाए, तो ये सारा कुल मिला के जो एक समाज के अंदर वातावरण बनना था, एक समाज को एक प्रगति की तरफ जाना था, वो समाज उस प्रगति को हासिल ना करके जिस प्रकार से अपनी समस्याओं में उलझ गया है, ये उसका आक्रोश माना जाता है। ये बताइए कि बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी पार्टी इस चैलेंज से कैसे निपट रही है? वो क्या कर रही है? उसकी स्ट्रेटजी क्या है? अभी कोई स्पष्ट स्ट्रेटेजी उनकी दिखाई दे नहीं रही है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से बात की जाए या किसी भी तरह से उनको मनाया जाए, उनको बताया जाए, और वो अपने प्रचार के ऊपर निर्भर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ सामाजिक संगठन है उनको उनको साथ लिया जाए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा की अगर हम पूरी परिदृश्य को देखें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का वैसे पहले 2014 से पहले कोई ज्यादा आधार था नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में शहरी पार्टी के नाम से जाना जाता था, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण लोगों ने इनको नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया, उनको समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, तो मुझे ये सब स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि लोगों का वो भरोसा पूरी तरह टूट चुका है और भारतीय जनता पार्टी उस भरोसे को बनाए रखने में असफल हुई है। इस फैक्टर का कितना असर पड़ सकता है चुनाव में? वैसे ही माना जा रहा है कि एक सत्ता विरोधी लहर है हरियाणा में, बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। अगर ये प्रदर्शन धरना इस माहौल में चलते रहे तो बीजेपी के लिए और कितना नुकसानदेह हो सकते हैं? देखिए, जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार, वो नारा जो है वो समाज के अन्य पिछड़े वर्ग या समाज के निम्न वर्ग, उनमें एक डर का घर बना गया है कि अगर ये बहुमत में फिर आते हैं तो शायद उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो सुरक्षाएं हैं, जो संवैधानिक तरीके से उनको उपलब्ध हैं, वो उनको छिन जाने का डर है। तो अब वो सामाजिक वर्ग भी एक तरह से आंदोलित कह लेंगे कि उनके भी जो डर हैं, संदेह हैं, वो उनको किसी एक दिशा में बढ़ने को विवश कर रहे हैं। और ये जो प्रभाव है इसका, अगर ये निरंतर इसी तरह से चलता रहा और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसके कोई अच्छे समाधान संगठनों से मिलकर नहीं निकाले, तो निश्चित है कि ये एक
बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। और आप देखिए कि 10 साल की सत्ता है, 10 साल की सत्ता में जितने बड़े-बड़े सपने दिखाए गए थे, जितनी बड़ी-बड़ी बातें की गई थी, उनके परिणाम धरातल पे उस प्रकार जब नहीं दिखाई देने लगते हैं और लोगों में जब असंतोष बढ़ता है, तो वो फिर एक तरफ़ा निर्णय करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सामाजिक असंतोष जो बढ़ रहा है, ये चुनाव के समय में स्पष्ट दिखाई देने लगा है, जो अभी तक दिखाई धरातल पे नहीं देता था। ये बताइए कि जो बड़े किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा, जो ऑफिशियल है और जो नॉन ऑफिशियल है, और जो दूसरे बड़े संगठन हैं, उनकी क्या भूमिका है इस चुनाव में? क्या वो इस तरह के धरना प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं? और ये क्या केवल हरियाणा में या पंजाब में भी इस तरह की चीजें हो रही हैं? देखिए, हरियाणा में और पंजाब में समानांतर तौर पे ये सभी जगह हो रहा है। अभी आपको याद दिला दूं कि जब ये किसान आंदोलन 2 शुरू हुआ और खनौरी बॉर्डर पे जिस तरह से शंभू बॉर्डर पे जो पुलिस के द्वारा जिस तरह से बल प्रयोग किया गया और जो शुभकरण की गोली लगने से मौत हुई, जिसको हरियाणा की सरकार ये कहती है कि हमने कोई गोली नहीं चलाई। और उसके बाद से जब उसके लिए हरियाणा में काफ़ी लोगों का एक ये कह लीजिए कि उसके प्रति एक संवेदना रही और फिर हरियाणा के अंदर पूरे हरियाणा में शुभकरण की अस्थि की यात्रा निकाली गई और उस अस्थि यात्रा में लोगों ने बहुत श्रद्धापूर्वक उसको माना। और आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि किसान जो एक युवा किसान बच्चा था, उसको सरकार ने गोली क्यों मारी? ये जी, प्रश्न हर जगह है। दूसरा प्रश्न हर जगह है कि हमारी एमएसपी की लीगल गारंटी जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, उसको अभी तक लागू क्यों क्यों नहीं किया गया? उसको लीगली क्यों नहीं बनाया गया? तीसरी बात ये आती है कि हमारे जो मुआवजे हैं, वो मुआवजे इतने देर से क्यों मिलते हैं और उन मुआवजों के प्रति मैं आपको बताना चाहूंगा कि निरंतर पिछले 3-4 वर्षों में हमने देखा है, बहुत लंबे समय तक लोगों ने, किसानों ने संघर्ष किए हैं। जो बीमा क्लेम के मुआवजे थे, उसमें बहुत सी बीमा कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 साल लगाए हैं बीमा के क्लेम देने में और बहुत से किसान ऐसे भी हैं कई जिलों में जिनके बीमा क्लेमों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके लिए भी आंदोलन होते रहे हैं। तो ये आंदोलन पिछले निरंतर 5 सालों से हरियाणा की पूरी भूमि में किसानों की तरफ से होते रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके आंदोलन इनकी नीतियों के खिलाफ होते रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरा एक छोटा-सा सवाल था कि बड़े संगठन क्या कर रहे हैं? वो क्या बड़े सक्रिय संगठन हैं? इनमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। एसकेएम है, उनकी कॉल है कि पूरा पंजाब में एसकेएम ने तो कॉल पूरे भारत में दी हुई है और एसकेएम के जो नेता हैं वो पूरे भारत में ही घूम-घूम के ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट देने की अपील कर रहे हैं और पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं। और जो किसान मजदूर मोर्चा है, केएमएम, वो भी पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है। जो स्थानीय संगठन है उनके, जो जिला स्तरीय हैं, जो तहसील स्तरीय हैं, वो सारे संगठन भी इसी विरोध प्रचार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो किसानों के लिए किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके समर्थकों तक को वो गाँव में आने के कई जगह तो पोस्टर लगा दिए गए हैं कि इनका आना बैन है हमारे गाँव में। तो ये सारे संगठन इसमें लगे हुए हैं, एसकेएम भी है और केएमएम भी है। एसकेएम के बड़े नेताओं से जो मेरी चर्चा हुई, मेरी बात होती है निरंतर, तो उसमें मैंने समझा कि आखिर इनकी क्या ऐसी बात है। और जो पिछली बार भी इन्होंने जब 2021 में तीनों बिल वापस लिए थे, उसके बाद भी इन्होंने प्रचार किया था। इनको लगता था कि भी कुछ लोग इस चीज को मानेंगे, लेकिन उसके बाद जब दोबारा इनके साथ धोखा हुआ तो अब कुछ ज्यादा ही इस चीज को माना जा रहा है और इसलिए प्रचार में वो पूरी तरह से लगे हुए हैं और हर किसी जगह पे वो जा रहे हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जगदीप साहब इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। जी, शुक्रिया। नमस्कार।